नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम है गुंजन पाठक और आज मैं मोस्ट डिमांडिंग आपका एक सवाल था कि सर क्या है जीडीपीआई। ये जीडीपीआई जिन जिन लोगों ने बीएचयू के लिए अप्लाई किया था, बीएचयू में कुछ कोर्सेज हैं जो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का डिमांड करते हैं आपसे कि आपको अपीयर होना पड़ेगा एक ग्रुप डिस्कशन के लिए, डेट इज जीडीपीआई। आप सबको एक मेल आया होगा, उसके बाद से हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आने लगी कि सर कैसे जीडीपीआई में अपीयर होंगे, क्या सवाल होगा, क्या हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बच्चों बहुत सरल है, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत सरल है, बस देखते जाओ। 5 मिनट 10 मिनट में मैं समझा दूंगा कि क्या होने वाला है ये। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि ये जीडीपीआई नाम की चिड़िया है क्या, ठीक है। दूसरा कि बीएचयू में 2 कोर्स मेजर हैं जिससे जीडीपीआई के थ्रू एडमिशन होता है, आपका एमसीएमडी और एमपीएमआईआर, ठीक है, वो देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, आपके ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा हो सकते हैं और पर्सनल इंटरव्यू में आपसे इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो, और मेरे तरफ से कुछ सजेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जीडीपीआई ग्रुप डिस्कशन, नाम से ही पता लग रहा है कि आपको कुछ लोगों के ग्रुप में बिठाया जाएगा। एक समझो 2-3 मेंबर रहेंगे, 2 to 3 मेंबर रहेंगे वहां, ठीक है, 2 से 3, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, और 8 लोगों का ग्रुप रहेगा, ठीक। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, इस पे आपको डिस्कस करना है। आपने कभी तो ग्रुप डिस्कशन में भाग लिया होगा ना? नहीं, इसके लिए मेरा सजेशन क्या है, अब मैं डायरेक्ट यहां तो बता नहीं सकता कि कैसे होता ही है ग्रुप डिस्कशन। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो ग्रुप डिस्कशन, और कोई भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। देखो क्या होता है, बेसिकली आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक टॉपिक मैंने आपको दे दिया, अभी दे रहा हूं आपको ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक, शुड इंडिया बी डिक्लेयर्ड अ हिंदू राष्ट्र। अब कुछ लोग इसके पक्ष में होंगे, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर ये आपका एक टॉपिक दे दिया, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए या हो जाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि हाँ आपका नाम क्या है, आपने क्या किया, वो बताएंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है। फिर आपको एक आपका यस और नो में आंसर होना चाहिए कि हाँ डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने यस आंसर दिया तो यस के सपोर्ट में आप कुछ स्टेटमेंट्स दोगे कि हाँ आपके अनुसार क्यों हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्या फायदे हो सकते हैं इसके, क्या फायदे हो सकते हैं इसके। क्योंकि आप जब किसी चीज को हाँ बोलते हो कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो मतलब आप उसके फायदे गिनवाओगे कि हाँ ये फायदे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नो बोलोगे तो इसके सपोर्ट में आपको कुछ आर्गुमेंट देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में क्या बता सकते हो, जैसे कोई प्योर स्टेट का कोई रिलीजन होना नहीं चाहिए। अगर मेरी बात करे तो मैं ये बताऊंगा कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो ईरान की हालत, सीरिया की हालत, आप पाकिस्तान की हालत देख लो, जो प्योर रिलीजन पे बेस्ड स्टेट हैं, जैसे प्योर इस्लामिक स्टेट है, उनकी हालत देख लो क्या हो रहा है उनके स्टेट, उनके कंट्री में, उनके स्टेट में। इसीलिए स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ नो आंसर देते हो कि नहीं इंडिया को हिंदू राष्ट्र नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, तो इसके सपोर्ट में आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि हाँ क्या नुकसान हो सकते हैं, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मान लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए तो जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज में मैं सिर्फ मुस्लिम्स को काउंट नहीं कर रहा हूं, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, पारसी, वो कहेंगे क्या मेरा देश नहीं है। जैन जैन कहेंगे क्या इस देश में मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो पहली बात। दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, इतने बड़े लोग जो नियम बना के गए हैं, इतने महान लोग और बहुत अच्छे विचारक, ठीक है, तो आप उसको क्यों बदलना चाहते हो। ये बोलने वाली बात है कि हाँ डिक्लेयर कर दे, नहीं करे, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि ऐसे घुमावदार टॉपिक्स हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है, ऐसे घुमावदार टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक। चलो आगे हम बात करते हैं ये ग्रुप डिस्कशन। पर्सनल इंटरव्यू में बहुत सिंपल चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगर पर्सनल इंटरव्यू होता है, 2 केस होंगे जीडीपीआई में, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है, एक दिन में सारे बच्चों का करवाना है और बहुत बच्चों को इन्होंने बुला लिया है, ठीक है। तो या तो आपका जीडी होगा या तो आपका पीआई होगा,
और ये हो सकता है कि इनका दिमाग घुमा तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन मैंने बता दिया। पर्सनल इंटरव्यू बता रहा हूं। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे आपका नाम, आपका घर, आपने इसके पहले क्या किया, आपको ये कोर्स क्यों पसंद है। जैसे अगर कोई एमसीएमडी आगे क्या होता बताता हूं, कोई कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट लेना चाहता है तो वो कंफ्लिक्ट को क्यों मैनेज करना चाहता है, क्या कंफ्लिक्ट्स हैं दुनिया में, ये सब चीजें समझ में आ रहा है ना, क्या कंफ्लिक्ट अभी कंटेम्पररी चल रहे हैं। जैसे अगर हम एक मिनट पहले इस पे ही बात कर लेते हैं कि बीएचयू में 2 कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें जीडी एंड पीआई पूछा जा रहा है मेनली। ठीक है, मेनली इसी के लिए लोग अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, एक तो है मास्टर्स इन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब कन्फ्लिक्ट को आप कैसे मैनेज करोगे, 2 साल आपको यही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मतलब इंडस्ट्री में क्या रिलेशन होना चाहिए वर्कर्स के बीच में, मेनली इसमें आपको एचआर की जॉब लगती है, बस ये बता दे रहा हूं। ठीक है, और बीएचयू में इसमें प्लेसमेंट भी आपको मिलता है, हालांकि इसमें प्लेसमेंट नहीं मिलता, एमसीएमडी में आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ बहुत सारे आप एनजीओ में काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एनजीओ में, गवर्नमेंट की तरफ से एनजीओ नहीं होते ना, आप गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड होता है, अलग अलग कंट्री में जाता है, तो आप वहां जा सकते हो, कहीं कंफ्लिक्ट हो आप मैनेज करने के लिए जा सकते हो। आप बात समझ रहे हो। ठीक है, भारत में अभी अगर सबसे बड़े कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट देखा जाए कि सबसे बड़े कंफ्लिक्ट को मैनेज करने वाले व्यक्ति कौन है, ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो बहुत अच्छा डिप्लोमेट है, ये क्या है, आपको ये डिप्लोमेटिक पर्सन बनाता है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा कि कहीं समझौता करने के लिए अजीत डोवाल बहुत फेमस आदमी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल। ठीक है, तो कैसे समझाया जाए, आपको पता होगा नेगोशिएशंस, इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, इसमें आपको नेगोशिएशन स्किल सिखाई जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं भारत में, मान नहीं लेते हैं सच में, भारत में जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाला रीजन है जो बॉर्डर कनेक्ट करता है उसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको अभी पूछ लेता हूं, क्या आपसे पूछा जाएगा, हाउ कैन यू मैनेज, व्हाट शुड वी डू टू मैनेज नक्सलिज्म इन नॉर्थ ईस्ट में तो मैक्सिमम अब इंसर्जेंसी खत्म हो चुका है, इसको लिख देते हैं रेड कॉरिडोर। जिन्हें नहीं पता हो रेड कॉरिडोर मत पता रहे, बस ये पता है ना नक्सलिज्म, तो नक्सलिज्म को कैसे मैनेज किया जा सकता है। आप इसका बहुत बड़ा, आप जब कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करोगे तो आपको 2 साल यही सिखाया जाएगा कि वर्ल्ड में पीस कैसे लाया जाए, नक्सलिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए, इंसर्जेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाए, टेररिस्ट से कैसे निगोशिएट किया जाए। तो देखो नक्सलिज्म से कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, बस 2-3 मेजर में बता देता हूं। सबसे पहले एक आदमी तो नहीं है, एक पूरा पूरा ग्रुप है उनका, आसपास के विलेजर्स उनको सपोर्ट करते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले कि उस एरिया में एजुकेशन को प्रमोट करके। दूसरा चीज कि क्यों टैकल नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जंगल है, पहाड़ है, तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो चुका है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके आप कर सकते हो, एजुकेशन प्रमोट करके कर सकते हो। जो लीडर हैं नक्सलाइट्स के, ठीक है, आप उनसे बात करके कर सकते हो, उनको पीस डायलॉग पे बुला सकते हो कि हाँ आ जाओ बात कर लेते हैं, क्या समस्या आ रही है तुम्हें भैया, ठीक है, वो कर सकते हो, मतलब बायलेटरल कॉन्वर्सेशन करके आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी कि हाँ हम क्या कर सकते हैं कि पीस एस्टैब्लिश हो। ऐसा डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते हो खत्म करने के लिए सब पे बम गिरा दो। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू की हम बात कर रहे थे, तो ये सेम चीज जो मैंने ये पूछा, ये आपका क्वेश्चन पर्सनल इंटरव्यू का भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने मास्टर इन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कोर्स लिया है, ठीक है, के लिए ऑप्ट किया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों चाहते हो, तो आप बोलो दुनिया में शांति लाने के लिए चाहते हैं, अच्छी बात है। फिर आपसे पूछा जाएगा तो ठीक है बता दो कैसे मैनेज करोगे। आपसे पूछा जाएगा कि अभी जो गाजा का सिचुएशन है, गाजा कन्फ्लिक्ट है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो ये इजराइल गाजा वाला कन्फ्लिक्ट, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ रसिया और जो यूक्रेन वाला कन्फ्लिक्ट है वो अभी तक चल रहा है, ठीक है, कैसे मैनेज करोगे उसको। तो देखो गाजा वाला भी कन्फ्लिक्ट में बात करोगे तो क्या क्या बात हो सकती है,
सिर्फ पूरा मैनेज आपको करना है। क्या क्या मैनेज कर सकते हो? बायलैटरल डायलॉग कर सकते हो, फिर ह्यूमैनिटेरियन एड भेज सकते हो। अब जो जिनका नुकसान हुआ है, जो विस्थापित हो चुके हैं, उनको कुछ तो सहायता चाहिए ना, तो उनके पास सहायता भेज सकते हो। चलो, अब आपको मैं बता रहा हूं मेरे तरफ से सजेशन हो चुका। कहां भाग गया? पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, अगर आपने MPMIR लिया तो आपसे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल हो सकते हैं? नाम, पता, क्या कोर्स आप पहले कर क्या है, ये सब आपको पता है। अलग से सवाल क्या आएंगे? आप क्यों करना चाहते हो ये कोर्स, आपका इंटरेस्ट क्यों है? ठीक है, ठीक। फिर अगर आप ये कोर्स करोगे तो कैसे, आप क्या स्कोप आप देखना चाहते हो? जैसे आप कोई कोर्स करते हो, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा ना कि हाँ आप कर रहे हो, ये करना चाहते हो, तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोर्स है, तो आप सबसे पहले बोलो कि हाँ भाई इससे जॉब मिल सकती है, अच्छे से जॉब मिल सकती है, और वो जॉब जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझे लोगों से बात करने में इंटरेस्ट है। बात समझ में आ रही है? मुझे लोगों से बात करने में इंटरेस्ट है। इसमें बहुत बार ऐसी आपको जॉब मिलती है, क्या बता सकता हूँ, जैसे जो PSUs हैं, गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे भेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, उन सब में जॉब मिलती है MPMIR कोर्सेज जो किए रहते हैं उनको। और आप BHU का इतिहास उठा कर देखोगे तो बहुत सारे, लगभग हर साल 8-10 बच्चों का तो हो जाता है पूरे कोर्स में से, ठीक है। तो इसमें जॉब मिलेगी तो आपका मेन काम क्या होगा? आपका मेन काम होगा HR का, ठीक है, आपको लोगों को समझाने का भी काम होगा, ठीक। तो क्वेश्चंस बस ऐसे ही रहेंगे। पर्सनल इंटरव्यू इज नॉट वेरी बिग डील। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी हॉबी क्या है। अगर आपने बोल दिया कि आपकी हॉबी क्रिकेट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सब तो बहुत जनरल क्वेश्चंस है। मेन आपका क्या होगा, जो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि नक्सलिज्म को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अब देखो, आप यूज करोगे AI का, आप ChatGPT खोलोगे, मैं बता रहा हूं मेरी तरफ से सजेशन, और लिखोगे कन्फ्लिक्ट या फिर लिखोगे कंटेम्पररी, अभी ये लिखोगे, ठीक है, वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट इन वर्ल्ड, तो देखो क्या क्या आएगा, क्या क्या कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है दुनिया में। यूक्रेन और रसिया, ठीक है, गाजा और इजराइल, ठीक है, वही इजराइल फिलिस्तीन, ठीक है। फिर भारत में जो चल रहा है, अपने देश को नहीं भूलना, भारत में नक्सलिज्म चल रहा है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, ठीक है। अब जो 5-6 टॉपिक्स ये आपको ChatGPT बताएगा, हर टॉपिक को, इस टॉपिक को आप लिखोगे हाउ टू टैकल गाजा इस कन्फ्लिक्ट, हाउ टू टैकल नक्सलिज्म इन इंडिया, हाउ टू टैकल Israel and Palestine issue, how to tackle Yemen and Houthis of Yemen, मतलब रेड सी में भी इशू चल रहा है। क्या चल रहा है कि यमन एक देश है छोटा सा, उसके रेबल्स हैं हूती, ट्राइब एक है हूती, ठीक है, जो अटैक करते हैं जहाज पे जो उधर से क्रॉस करते हैं, ठीक। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और आपको पता होगा कि रेड सी से, बहुत आपको ज्योग्राफी में नहीं घुसना है, बस ये बता रहा हूँ कि कुछ रेबल्स हैं, इसको पायरेट्स ऑफ सी भी बोलते हैं, मतलब समुद्री लुटेरे हैं वो। तो आप कैसे करोगे? तो पहली बात, किस देश में गरीबी है, तो आप शिक्षित करोगे। सबसे बड़ी चीज कि कुछ नहीं आया आपको, आप बोल दो वहां के लोगों को शिक्षित करेंगे, क्योंकि जितने कन्फ्लिक्ट हैं, मेजर कन्फ्लिक्ट वही हो रहा है जहां लोग शिक्षित नहीं है। जब लोग शिक्षा पा लेंगे, थोड़ा कन्फ्लिक्ट तो कम जाएगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? नुकसान होगा तो आप सहायता भेजोगे, ये कर सकते हो। दूसरा, कहीं भी कन्फ्लिक्ट हो, आपको क्या करना है? बायलैटरल डायलॉग, दोनों पक्ष को बुला के बिठाएंगे और मध्यस्थता का काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये 3-4 पॉइंट में हर डायलॉग, हर कन्फ्लिक्ट के लिए बता दे रहा हूं। चाहे दुनिया में कोई कन्फ्लिक्ट हो, ये काम तो करना ही है आपको। बम गोला मत फेंकना, ठीक है, अग्रेसिव नहीं होना, ठीक है। क्या आपको करना है? आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है हर इशू में। आपकी अंदर की भावना कुछ भी कहती हो, ठीक है। टेररिस्ट है, आप अगर उसने कुछ किया है तो मार दो, अगर वो शांति से है तो आप नहीं मार सकते, आपको इतना तो पता है ना, ठीक है। टेररिस्ट दूसरे देश के हैं तो हम मार रहे हैं। आपको पता होगा कि नक्सलिज्म जब सामने से अटैक कर रहे हैं तो ही मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि हाँ ये एक नक्सलाइट है और अभी बड़े शांति से रह रहा है, आप मार दो उसको, बवाल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कर सकते हो। आप उसको बुलाओ, उसको समझाओ कि क्या दिक्कत है, आप भटक गए हो, ऐसा समझाओ उसको। आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो इंसर्जेंट थे,
ठीक है, वो वापस लौट चुके हैं मेन स्ट्रीम की तरफ। मेन स्ट्रीम मतलब वो रास्ता छोड़ चुके हैं, अब कंट्री के ग्रोथ में वो सहायता दे रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हाँ एक्चुअल में ये है क्या जीडीपीआई। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मेन आपको काम यही है कि आपको चैट जीपीटी से कंटेम्प्ररी कन्फ्लिक्ट इन वर्ल्ड आपको निकाल लेना है। क्या क्या कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, 6-7 कन्फ्लिक्ट से ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। इवन कंटेम्प्ररी कन्फ्लिक्ट इन इंडिया भी सर्च करोगे, ठीक है, इंडिया में भी 5-6 से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का कन्फ्लिक्ट अभी रिसेंट इशू है मणिपुर का, तो आपसे मणिपुर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? तो चीजें आप देखो भारत में क्या क्या मुद्दे हैं कन्फ्लिक्ट के, बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो देखो और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बस चैट जीपीटी का सहारा लो, काम हो जाना है आपका। 2 दिन 3 दिन बचा है, आराम से पढ़ लो। 2-3 चीज तो मैंने आपको कंफर्म बता दिया कि आपको क्या करना है। बायलैटरल डायलॉग हमेशा, दोनों पक्ष को बुलाओ, बात बीच में मध्यस्थता करने वाले हो। ठीक है, अगर कहीं नुकसान हुआ है, कहीं वार हुआ है, कहीं नुकसान हुआ है, तो आप रिलीफ भेजोगे, आप एड भेजोगे, आप हेल्प भेजोगे। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज की क्या करोगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करोगे, जैसे नक्सलिज्म वाले एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करोगे। ठीक है, चौथी चीज एजुकेशन प्रमोट करोगे। पांचवी चीज क्या हो जाएगी कि आप अपनी आर्मी, अपनी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे काम करोगे, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको भी मजबूत आपको करना पड़ेगा, तब टैकल हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है जाते समय। पर्सनल इंटरव्यू इज नॉट ए बिग डील, मैं फिर बता रहा हूं, पर्सनल इंटरव्यू आप जो हो आपको वही बताना है, उसमें मैं क्या बता सकता हूं, खुद सोचो ना। अब आपकी हॉबी अलग हो सकती है, बात समझ में आ रहा है? आपसे अगर पूछ दे आपकी हॉबी क्या है, आप बोलोगे मेरी हॉबी है बैडमिंटन खेलना, चेस खेलना, तो आपसे सवाल आ जाएगा कि बताओ अभी चेस में ग्रैंड क्या उसको बोलते हैं, सबसे जो नए ग्रैंड मास्टर हैं 54th, या मैं बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं आ रहा है, जो प्रज्ञानंदा अभी मैग्नस कार्लसन से जीते हैं, वो कितने नंबर के हैं या फिर कौन है, बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो हॉबी भी बताओ तो चुन के बताओ। ठीक, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछा, आपको पांचों का जवाब नहीं आता है, बोलो सॉरी सर, बिल्कुल मत घबराओ, बोलो सर सॉरी सर, आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट नाउ। ठीक है, बस आई विल श्योरली एक्वायर इट इन फ्यूचर। क्लियर, कि मैं बाद में इसे जान लूंगी ये जानकारी, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। 5 सवाल में 3-4 सवाल में ऐसा कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना। ठीक, अच्छे से वेल ड्रेस जाओ, ऐसा मत शादी वाला सूट पहन के चले जाना, वैसा भी मत, बस एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसे जाता है वैसे जाओ। कोशिश करो बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाओ, लाइट क्लॉथ्स पहन के जाओ, गर्मी बहुत है, हाइड्रेटेड रहो, तबीयत मत खराब कर लेना। ठीक है, बस ये काम आपको करना है और कुछ नहीं करना। ठीक, चलो तो यहीं तक इस वीडियो में। आप सभी का जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, बाय।